हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा 25 से लेकर 30 जून तक की हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। जून महीने का ये लास्ट वीडियो होगा। थोड़ा सा डिले हो गया, मैं थोड़ा सा बाहर था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो चलो चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। जून कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आपको PDF भी इसकी अवेलेबल करा दी जाएगी। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द मनीपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड MTL, यानी कि अनुकूलित बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मनीपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में एक साझेदारी की है, ये इसमें जो है पूछा गया है। ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक ने भी हाल ही में मनीपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? टू ऑफर कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स को ऑफर करने के लिए अपने ग्राहकों को, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसके तहत में रूरल एरियाज में बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाएंगे। कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, नेटवर्क डेवलप किया जाएगा इसके माध्यम से। अन्य राज्यों में भी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाएगा इसके तहत में। मुख्यतः मेन रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना। शांतिलाल जैन ये इसके कौन हो जाएंगे? MD एंड CEO हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें योर ओन बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इंडियन बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ऑप्शन ये और जो भी बैंक की दी गई हैं इनके बारे में आप लोग ये सारी चीजें रिकॉल करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज रिसेंटली बीन सोल्ड बाय द LIC इन NMDC लिमिटेड, फॉर्मली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर अराउंड ₹649 करोड़। ठीक है, हाल ही में LIC द्वारा NMDC लिमिटेड में लगभग 649 करोड़ रुपए में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची गई है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा 2.07%, ऑप्शन नंबर डी। 2.07%, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 मार्च से 20 जून के बीच में ये हिस्सेदारी 649 करोड़ रुपए में, ये भी याद रखना आप लोग, 649 करोड़ रुपए में बेची गई। और अब इसके बाद LIC की NDMC में शेयर होल्डिंग्स जो है वो 11.69% से घटकर 9.62% हो गई है, क्योंकि इसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। पहली हिस्सेदारी इतनी थी, इतनी हिस्सेदारी बेच दी, इतनी हिस्सेदारी बची। किसकी? किसमें? LIC की NDMC लिमिटेड में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। In order to improve the quality of technical education and expand career opportunities for students in India, how much amount of loan has recently been approved by the World Bank? वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के लिए करियर के अवसरों का विस्तार करने के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया। लोन अमाउंट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चीज़ें आप लोग याद रखना। 255.5 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म IBRD, ठीक है ना। IBRD का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। अभी इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था एक एग्जाम में और मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि IBRD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये चीज़ आप लोग रिकॉल करो। ठीक है ना, फिर से सुनो आप लोग। वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग आर्म्स है, यानी कि जिसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक लोन देता है, उसके द्वारा यानी कि IBRD के द्वारा ये लोन जो है 14 साल के लिए दिया गया है। 14 ईयर्स के लिए लोन दिया गया है और उसमें 5 ईयर्स का 5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है लोन चुकाने के लिए। क्यों लोन दिया गया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एक्सपांड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोन दिया गया। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। वर्ल्ड बैंक की भी बात हुई है, तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसको बनाया गया, मैं आप लोगों से लगातार बता रहा था। और IDBI एग्जीक्यूटिव वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, तो ऐसे ही चीज़ें आती हैं और इस तरीके से आपको ध्यान में सारी चीज़ों को रखना होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has recently become India's first public sector bank to introduce the facility of UPI payments to merchant through रुपे क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद NPCI? यानी कि कौन सा बैंक अभी हाल ही में NPCI की सहयोग से रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को UPI भुगतान की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। पहला है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मर्चेंट को यानी कि व्यापारियों को UPI पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया है। कौन सा? कैनरा बैंक। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। NPCI के साथ में एसोसिएशन में ये सुविधा जो दी गई है, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है आप लोगों को। ठीक है ना। कैनरा बैंक के सुपर बैंकिंग ऐप जिसको कि कैनरा AI1, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैनरा AI1, ये कैनरा बैंक का सुपर बैंकिंग ऐप है। इस ऐप पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी वर्तमान में रुपे क्रेडिट कार्ड के द्वारा केवल मर्चेंट पेमेंट अलाउ किया जाता है, पर्सन टू पर्सन, कार्ड टू कार्ड और कैश आउट ट्रांजैक्शंस की परमिशन नहीं दी जाती है। कैनरा बैंक के बारे में अब बात हो रही है तो हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। KS राजू इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। टुगेदर वी कैन जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, टैगलाइन हो जाएगी। कैनरा बैंक के बारे में मैंने बताया। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलोगे। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों आसाम और त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन। बढ़िया है, लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ऑप्शन नंबर ए 391 मिलियन USD इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 391 मिलियन USD ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो राज्यों की बात हुई है तो ये जो 391 वाला अमाउंट है ये दोनों राज्यों को मिलाकर दिया गया है, यानी कि आसाम और त्रिपुरा दोनों को दिया गया है। अलग अलग अगर हम लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं तो अगर हम लोग बात करें आसाम की तो आसाम को दिया गया है 251 मिलियन USD। ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा की तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो त्रिपुरा को दिया गया है, यानी कि 140 मिलियन USD। ठीक है। और ये जो 251 मिलियन USD वाला अमाउंट है ये आसाम स्टेट सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, यानी कि ASSIST प्रोजेक्ट का नाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है ये अमाउंट 251 मिलियन USD। तो फिर से सुन लो आप लोग, आसाम स्टेट सेकेंडरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसके लिए दिया गया। हालांकि PDF में आप लोगों को ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से एक बार आप पढ़िएगा। और अगर 140 मिलियन USD वाले इस अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो दिया गया है त्रिपुरा रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। और ये लोन जो दिया गया है वर्ल्ड बैंक की द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक किसके माध्यम से लोन देता है? IBRD के। IBRD का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ था। तो IBRD का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा गया था, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। IBRD के द्वारा ये लोन दिया गया है। कितने साल के लिए लोन दिया गया है? 10.5 साल के लिए। 10.5 साल के लिए ये लोन दिया गया है। इसकी मेच्योरिटी होगी 10.5 साल के लिए। ठीक है ना। और अगर ग्रेस पीरियड की भी बात करें तो इस पर ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है। 5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड दिया गया है। और यहीं पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया, कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी है, लोन अमाउंट से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो 300 मिलियन USD का अमाउंट आप लोग याद रखो। पहले तो 300 मिलियन USD नोट डाउन कर लेना इसको। 300 मिलियन USD का लोन छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, 300 मिलियन USD का लोन छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही दिया गया था अभी। ठीक है ना, यानी कि IBRD के द्वारा दिया गया था।
त्रिपुरा आसाम में दिया गया है। क्यों क्यों दिया गया? हेल्थ केयर सर्विस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ यानी कि इस 391 मिलियन यूएसडी के साथ साथ में और 300 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, चीजें ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना आप लोग। 300 मिलियन यूएसडी का लोन जो है वो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म IBRD के द्वारा दिया गया है। और ये जो 300 मिलियन का यूएसडी का लोन दिया गया है ये 18.5 साल के लिए दिया गया है, 18.5 ईयर्स के लिए ये दिया गया है। और इसमें भी 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है कि 5 साल और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये पैसा 300 मिलियन यूएसडी यूज होगा। ध्यान से सुनते रहना, आँख कान नाक गला सब खुला रहना चाहिए। अलग से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है तो बाद में ये ना लगे कि पढ़ाया नहीं गया था, ये चीज़ें फंसी नहीं, अलग से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा दिया गया है, जिसको कि शॉर्ट में चाक प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये 300 मिलियन यूएसडी का अमाउंट दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। IBRD की मैंने बात की है, हेडक्वार्टर अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आपको पता होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं पता तो कमेंट करो। IBRD का फुल फॉर्म भी आप लोग कमेंट कर बताओ क्या होता है इसका फुल फॉर्म। साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक की कितनी होली ओन सब्सिडीज हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज फोरकास्टेड GDP फॉर द फिजिकल ईयर 2023 to 2024। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। अब ये चेंज नहीं होगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 6% इसका आंसर होगा। 6% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से के अनुसार 2023-24 के लिए इंडिया की अनुमानित GDP जो है वो 6% रहने का अनुमान है। और 2024-25 की अगर बात करें तो इस टाइम पर 2024-25 का भी अनुमान लगाया गया है S&P ग्लोबल के द्वारा, और इस दौरान ये 6.9% रहने का अनुमान है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ DBS इंस्टीट्यूशनल्स बैंकिंग ग्रुप, ठीक है। हाल ही में DBS इंस्टीट्यूशनल्स बैंकिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और रजत वर्मा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, किसको सक्सीड किया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद कर लो। नीरज मित्तल, रजत वर्मा जी ने DBS इंस्टीट्यूशनल्स बैंकिंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नीरज मित्तल जी को सक्सीड किया हुआ है। When was the International Micro, Small and Medium Sized Enterprises MSME Days 2023 observed across the globe by the United Nations। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस 2023 कब मनाया गया है। कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि MSME डे, इंटरनेशनल MSME डे 2023 कब मनाया गया है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 27 जून 2023 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना ये इंटरनेशनल है, किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया जाता है, ये भी इसमें दिया गया है, पढ़ाया गया है आप लोगों को, ये भी याद रखना। 27 जून 2023 ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और इस बार 27 जून 2023 को इसकी 6th एनिवर्सरी थी, ठीक है ना। इसकी 6th एनिवर्सरी थी, किसकी 6th एनिवर्सरी थी, इंटरनेशनल MSME डेज की। इस बार 27 जून 2023 को 6वीं वर्षगांठ थी। 2017 से हर साल 27 जून को ये मनाई जाती है MSME कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना। और इंटरनेशनल MSME डे यानी कि 27 जून 2023 की संध्या पर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के द्वारा उद्यमी भारत MSME डे सेलिब्रेट किया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये चीज़ भी सुनना आप लोग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 27 जून 2023 यानी कि इंटरनेशनल MSME डे के अवसर पर उसकी इवनिंग में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के द्वारा उद्यमी भारत यानी कि इंटरप्राइजिंग इंडिया उद्यमी भारत MSME डे सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया था। इस अवसर पर MSMEs की ग्रोथ के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए भारत सरकार के द्वारा।
कुछ इनिशिएटिव्स की बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में भी मिलेगी, मिसलेनियस सेक्शन में भी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को, और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया इस अवसर पर। जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया इस अवसर पर। एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2.0 का रिजल्ट अनाउंस किया गया। साथ ही साथ में महिला उद्यमियों के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी लॉन्च किया गया इस अवसर पर। नेक्स्ट, in order to offer customized insurance product to micro, small and medium enterprises in India, which insurance company has recently partnered with Active.ai। ठीक है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुकूलित बीमा उत्पाद पेश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में Active.ai के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। Active.ai से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं। एक अलग से पेज बनाकर Active.ai के बारे में लिख लेना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने Active.ai के साथ में पार्टनरशिप नहीं किया। तो नहीं किया आप तभी बता पाएंगे जब किसने किया है ये आपको पता होगा। तो इसके लिए एक अलग से पेज बनाकर चीज़ों को आप लोग लिख लेना, एग्जाम में कोई गलती का चांसेस ना रह जाए। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुरेश अग्रवाल ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। RBI has recently cancelled the license of which cooperative bank and allowed it to operate as NBFC। हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे NBFC के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है, ये इसमें पूछा गया है। इसका भी आंसर आप लोगों को, इसका भी ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। धारवाड़ कर्नाटका बेस्ड ये कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। और इसका अभी जो लाइसेंस है वो RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इसको एज NBFC के रूप में काम करने की परमिशन RBI के द्वारा दी गई है। इमीडिएटली इसे, यानी कि महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को इमीडिएटली सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया है RBI ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। Which of the following credit bureaus is not recently fined by the RBI for non-compliance with the Credit Information Companies Regulation Act 2005 and Credit Information Companies Rule 2006? क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम 2005 और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 का अनुपालन न करने के लिए RBI द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रेडिट ब्यूरो पर जुर्माना नहीं लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूडीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मूडीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर अभी जो है RBI के द्वारा जुर्माना नहीं लगाया गया है, यानी कि बाकी ये जो ऑप्शंस में 3 और दिए गए हैं इन पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना क्यों लगाया गया है ये इसमें दिया गया है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल, यानी कि क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम 2006 का अनुपालन नहीं करने के कारण इन तीनों पर जो है जुर्माना लगाया गया है। तीनों पर नहीं, एक्चुअली में टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरोज पर फाइन लगाया गया है। 3 आपके ऑप्शन में है, चौथा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। RBI के द्वारा अभी हाल ही में सभी 4 क्रेडिट ब्यूरोज पर फाइन लगाया गया है, सभी के सभी, ठीक है ना। और क्यों लगाया गया ये क्वेश्चन में बता ही दिया गया, ठीक है। मूडीज पर नहीं लगाया गया है, बाकी जो ऑप्शन में 3 और नाम दिए गए हैं इन पे लगाया गया है। किस पे कितना जुर्माना लगाया गया है वो भी बता देता हूं, और चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे नहीं दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरोज पर RBI के द्वारा ये फाइन लगाया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रेडिट ब्यूरोज पर RBI के द्वारा फाइन लगाया गया है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, ठीक है ना। इस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर 24.25 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया गया, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें एक्सपीरियन की, ठीक है ना,
एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस पर भी 24.25 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ साथ में जो ऑप्शन में नहीं दिया गया, मैंने आपसे बताया था कि टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं जिन पर आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया, तो 3 का ये बता दिया। चौथा जो क्रेडिट ब्यूरो है उसका नाम है क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस पर जो जुर्माना लगाया गया है 25.7 लाख रुपीज़ का जुर्माना इस पर लगाया गया है। फिर से नाम सुन लो आप लोग, क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस पर 25.75 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ साथ ये एक क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने और मर्ज कर दिया है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। केवाईसी डायरेक्शन का पालन ना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर अभी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक। हाल ही में फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एपी होता ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एपी होता ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 जून 2023, ये डेट आप लोग याद रख लेंगे। 29 जून 2023 से 14 जनवरी 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 29 जून 2023 से 14 जून 2026 तक एपी होटा जी जो हैं वो पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फेडरल बैंक के काम करेंगे। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आरबीआई के साथ में इनका काम करने का लगभग 27-28 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है एपी होटा जी का, ठीक ना। और पेमेंट सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में इन्होंने ज़्यादातर काम किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी एपी होटा इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर हाउ मच स्टेक इन एसबीआई पेंशन फंड्स फ्रॉम एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, यानी कि एसबीआई कैप्स। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कैपिटल मार्केट्स से एसबीआई पेंशन फंड में कितनी हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 20% ऑप्शन नंबर ए। 20%, 20% ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एसबीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ने एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की पूरी 20% हिस्सेदारी, पूरी हिस्सेदारी ले रहा है, पूरी 20% की हिस्सेदारी की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और अब एसबीआई जो है वो इसका अधिग्रहण करेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की बात करें, यानी कि एसबीआई कैप्स की बात करें, तो ये एसबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ध्यान से देख लेना कि कौन किसमें कितना हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर हाउ मच परसेंट स्टेक इन एसबीआई पेंशन फंड्स फ्रॉम एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल मार्केट की पूरी 20% की हिस्सेदारी थी, जिसको कि अब एसबीआई जो है वो यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब अधिग्रहित करने जा रहा है। तो कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन अधिग्रहित कर रहा है, किसकी हिस्सेदारी अधिग्रहित कर रहा है और किसमें अधिग्रहित कर रहा है, ये कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। 20% ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। When was नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। विश्व भर में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 28 जून 2023, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 जून 2023 ये इसका आंसर हो जाएगा। In order to attract investments worth rupees 1510 crores to provide jobs for approx 7,400 people, which regulatory body has recently signed an MOU with the FEMA-TN facilitating MSMEs of Tamil Nadu गवर्नमेंट। लगभग 7400 लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए 1510 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए किस नियामक संस्था ने हाल ही में फेमे तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और इन सभी के हेडक्वार्टर आप लोग इसी समय रिकॉल करोगे। थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में दे देंगे, वहाँ से आप लोग चीज़ों को पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस एंड डिसबर्सल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट ऑन ए मंथली बेसिस अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट।
हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत मासिक आधार पर अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए संस्कृत मंत्रालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम है और इस स्कीम का क्या नाम है? स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है। और इस स्कीम के तहत में 60 साल के ऊपर, इस स्कीम के तहत में 60 साल से ऊपर के जो भी आर्टिस्ट और स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया होता है, उनको 6,000 रुपये का, उनको 6,000 रुपीज़ का मंथली पर मंथ फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो इस फिनेंशियल असिस्टेंस की प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कैनरा बैंक ने एक MOU साइन किया है, यही इसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो कैनरा बैंक की यहाँ पर बात हुई है। टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। KS राजू ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to offer 2-in-1 benefits which will provide customers to manage their health and life insurance needs together instead of purchasing separate product for each of them, ICICI Lombard General Insurance and ICICI Prudential Life Insurance have recently launched a combi insurance solutions by which name, ठीक है ना। 2-in-1 लाभ प्रदान करने के लिए जो कि ग्राहकों को प्रत्येक के लिए अलग अलग उत्पाद खरीदने के बजाय अपनी स्वास्थ्य और बीमा आवश्यकताओं को एक साथ प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करेगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस नाम से एक कॉम्बी बीमा समाधान लॉन्च किया हुआ है, यानी कि कंबाइंड बीमा समाधान लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। iShield ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे। किसने मिलकर लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल ने। क्यों किया है ये क्वेश्चन में ही बता दिया, किस नाम से किया है ये पूछा गया था, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी iShield इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस टू द रुपे कार्ड होल्डर्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी। रुपे कार्ड धारकों को एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। प्रायोरिटी पास एक्सेस इंडिया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन लाइनर ही करेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स सेंट्रलाइज्ड पूल बाई आउट एंड को लेंडिंग सेल्स इन इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। हाल ही में किस बैंक ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट और को लेंडिंग सेल का उद्घाटन किया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने मुंबई स्थित मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट और को लेंडिंग सेल का उद्घाटन किया। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है पूल बाय आउट, ठीक है ना। को लेंडिंग आपको पता होगा, पूल बाय आउट नहीं पता होगा, तो छोटा सा एक मोटा ओवरव्यू देते हैं इसका, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। बैंकिंग सेक्टर में पूल बाय आउट का मतलब ये होता है कि तत्काल भुगतान के बदले NBFCs के रिटेल पोर्टफोलियो को खरीदने का एक बेसिकली ये माध्यम होता है, एक प्रथा होती है ये, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में पूल बाय आउट तत्काल भुगतान के बदले NBFC के रिटेल पोर्टफोलियो को खरीदने की एक प्रथा को बोलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। बाकी ऑप्शन में जो भी दिया गया है इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताओ। जरा सा समझदार होगी, जरा सा चीज़ें पता होंगी तो आपको पता होगा कि इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने बताया, टैगलाइन वगैरह भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। जून हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। जून में कुछ भी पेंडिंग नहीं रह गया है। आज या कल तक आप लोगों को, कल या परसों तक आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। पैरेलली हम लोग जुलाई भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।